चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का जो एग्जाम गया होगा वो बहुत अच्छा रहा होगा। टेस्ट पेपर काफी बच्चों के रेस्पॉन्स मिले हैं मुझे कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है ना। और ध्यान रखिएगा, जो भी गलती आप लोगों ने वहां पर की है उनको जरूर एनालाइज करिए, है ना। कोई भी पेपर अपन देते हैं तो उसकी एनालिसिस होना जरूरी है। एक क्वेश्चन हमसे क्यों गलत हुआ, अरे बात समझ में, क्या गलती, कौन सा कंसेप्ट हम लोग नहीं समझ पाए, उस पर जरूर फोकस करिएगा, ठीक है। चलिए, अब आज आप लोगों को फिर से स्मार्ट बोर्ड मिल गया है, तो आपकी जो क्लासेस है अब स्मार्ट बोर्ड पे ही रहेगी, जो आप में से कुछ लोग चाहते भी थे, ठीक है ना। लेकिन संडे के रिकॉर्डिंग मैंने पहले ही बोला था कि अभी कोई मैं बोल नहीं सकता, बोला है अगर भेजते हैं तो देखते हैं, बाकी नहीं तो आपको, क्योंकि रिवीजन क्लासेस और इन सब की रिकॉर्डिंग कभी भी नहीं मिलेगी, आपको अटेंड करना होगा। एक और चीज कि आप लोग जो पुरानी आदत है अपनी साथ में कॉपी के अंदर नोट करने वाली, उसको मेंटेन रखना, ये ध्यान रखिएगा। स्मार्ट बोर्ड का मतलब ये नहीं कि अब आप जो है कॉपी के अंदर लिखना बंद कर दें। चलिए, तो लास्ट क्लास में जहां तक मुझे याद है हम लोगों ने रिजोल्यूशन स्टार्ट करना था, ठीक है ना। तो उस पे हम लोग आते हैं, ऑप्टिकल प्यूरिटी हम लोगों ने बात कर ली थी। तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालेंगे रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन में क्या है बच्चों, जैसे हमें बेसिकली एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मिक्सचर मिल गया भाई, लैब में हम लोगों ने किसी कंपाउंड को प्रिपेयर किया और दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, सो वी आर हैविंग ए रेसिमिक मिक्सचर ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं उसके दो फॉर्म होते हैं, द पेयर ऑफ इनेंशियोमर। होता क्या है बच्चों, बहुत सारी प्रॉपर्टीज दोनों की आइडेंटिकल नहीं है। मैं बात कर रहा हूं केमिकल की। फिजिकली दे आर आइडेंटिकल, बट केमिकली दे आर नॉट आइडेंटिकल ऑलवेज, वो हमेशा आइडेंटिकल नहीं होता है। यार बच्चों, स्क्रीन तो छोटी है क्योंकि स्मार्ट बोर्ड है, तो स्मार्ट बोर्ड की जो स्क्रीन नॉर्मली होती है वही आपको दिख रही है यहां पर, है ना। और आप जो बोल रहे हो बहुत ज्यादा जूम है, थोड़ा जूम आउट करें। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा जूम दिख रहा हूं, कुछ सेटिंग में है क्या भैया? नो आइडिया, एक बार देख लेना, है ना, क्या बोलना चाह रहे हैं बच्चे। चलिए, ये बोल रहे हैं बच्चे को जूम का बोल रहे हैं कि बस, इससे ज्यादा तो हाँ ठीक है। ओके बच्चों, चलिए, तो हमने क्या बोला, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का बेसिक मतलब होता है सेपरेशन ऑफ enantiomer into their pure form from mixture of enantiomer। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं आपसे, रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर से जो दो इनेंशियोमर्स है उनको सेपरेट करना। मैंने अभी आपको क्या बताया कि सेपरेट क्यों करना है, तो सेपरेट क्यों करना है उसका रीजन ये था बच्चों, अगर मान लीजिए मेरे पास में पेयर ऑफ इनेंशियोमर है और मुझे उसको यूज करना है, जैसे एज ए मेडिसिन में बात कर लेता हूं, मैक्सिमम जो कंपाउंड होते हैं जिनको हम लोग मेडिसिन में यूज करते हैं दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और हमारी जो बॉडी है ये जितने भी कंपाउंड से मिलकर बनी है, 99% से ज्यादा कंपाउंड की बात कर रहा हूं मैं, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 70% तो वाटर है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। पर जो कंपाउंड की बात हो रही है, तो मैक्सिमम कंपाउंड आर ऑप्टिकली एक्टिव, जिनसे हमारी बॉडी बनी हुई है। तो क्या होता है कि जब हम मेडिसिन यूज करते हैं तो मेडिसिन के जो दो कंपाउंड हुए डेक्स्ट्रो एंड लिवो वाले, बोथ आर नॉट इक्वली इफेक्टिव फॉर अवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए दोनों बराबर इफेक्टिव नहीं होंगे।
इसका मतलब क्या है कि हमें सेपरेट तो करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू सेपरेट, उनको हम सेपरेट कैसे करेंगे? तो दैट मेथड और दैट प्रोसेस इज नोन एज द रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन उस प्रोसेस मेथड का नाम है जिसमें कि हम उनको प्योर फॉर्म में रेसिमी मिक्सचर से सेपरेट कर सकते हैं। अब बच्चों इसके तरीके क्या है? क्योंकि जैसा कि आप जानते हो, अगर हमसे पूछा जाए क्या फिजिकल मेथड कोई अप्लाई कर सकते हैं क्या हम रेसिमी मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, क्या हम कोई फिजिकल टेक्निक यूज कर सकते हैं क्या? हमने शायद इनेंशियोमर में लिखा था दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी ऑफ द फिजिकल मेथड। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया जवाब आप लोग के आ रहे हैं। तो अब बताइए कि फिजिकल मेथड तो हम लोग यूज कर नहीं सकते, लेकिन कुछ तो तरीके होंगे ना बच्चों? बिल्कुल है। तो मैं 2-3 एग्जांपल यहां पर ले रहा हूं, उनको देखिएगा आप। जैसे पहला है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड। सेकेंड इज मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल सेपरेशन बोलते हैं उसको हम लोग, मैकेनिकल सेपरेशन। तीसरा तरीका है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, केमिकल मेथड। और चौथा हम लोग बोल सकते हैं क्रोमेटोग्राफी। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूंगा कि बच्चों आपको क्या आगे के लिए याद रखना है, तो आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो थर्ड वाला है, क्योंकि जो एप्लीकेशन पार्ट है ना वो थर्ड का ही है। लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं बाकी चीजों को थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा। एक और चीज का आप ध्यान रखिएगा कि इनसे अलग मेथड भी हो सकते हैं, है हमारे पास में, लेकिन वो हमारे किसी काम में नहीं आता है। तो जब हमारे डिस्कशन में वो किसी काम में नहीं आता है तो हम उसके लिए जनरली जो है हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले, क्योंकि वो यूज ही नहीं है। तो इनमें से भी मैंने क्या बोला, थर्ड वाला ही हमको मैक्सिमम अप्लाई करना होता है। तो बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है आप समझिएगा, वन बाय वन अपन बात कर लेते हैं। बायोलॉजिकल में तो ओरली बात करेंगे, आप चाहो तो एक स्टेटमेंट अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। जिससे क्या हुआ, अमोनियम टार्ट्रेट, मतलब टार्ट्रिक एसिड आप जानते ही हैं, क्योंकि हम लोगों ने टार्ट्रिक एसिड का एग्जांपल लिया था। आई थिंक ऑप्टिकली एक्टिव टार्ट्रिक एसिड हम लोगों ने लिखा था, जिसमें कि 2 तो COH थे और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें एक तरफ OH, इधर H, इधर OH, इधर H। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो बच्चों अगर मैं इसका सॉल्ट ले लेता हूं अमोनियम टार्ट्रेट, और पता उसको जो पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलियम, उसके अलग अलग टाइप के जो है वो और बैक्टीरिया होते हैं कैटेगरी के। तो अगर मान लीजिए मैं डी और एल का मिक्सचर, और उस मिक्सचर को अगर मान लीजिए मैंने क्या करा, उस पेनिसिलियम के साथ में ट्रीट कर दिया, डाइल्यूट सोल्यूशन में उसको मैंने ग्रो किया, वो क्या करेगा, इन दोनों जो इनेंशियोमर होंगे, मतलब ये और इसका इनेंशियोमर, मैं लिख दूं क्या यहाँ पे, एंड इट्स इनेंशियोमर। सॉल्ट फॉर्म में लेते हैं हम लोग, एक्चुअल में हमको अल्कलाइन मीडियम लेना है। तो ये और इसका इनेंशियोमर जो हमारे पास में है अमोनियम टाइट्रेट का, अगर मैं उसके अंदर उसको ऐड करता हूं तो वो क्या करेगा, एक को जल्दी डिकम्पोज करेगा और दूसरे को स्लो रेट से डिकम्पोज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जल्दी डिकम्पोज हो रहा है वो तो खत्म हो गया, और जो स्लो रेट से डिकम्पोज हो रहा है वो बच जाएगा। तो हमारे पास में क्या होगा कि जो स्लो रेट से डिकम्पोज हो रहा है वो बच जाएगा। एक और बात मैं आपको यहां पर ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन आई होगी कि अब आप लोग जो है अपने नाम और अपने फॉर्म नंबर से लॉगिन करेंगे। तो प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आप अपने फॉर्म और अपने नाम से अगर नहीं करते हैं लॉगिन, तो आपको सिस्टम के जो लोग हैं वो रिमूव कर देंगे। तो प्लीज आप लोग जो भी रूल्स है उनको फॉलो करिए, है ना। हमारा पूरा फोकस यहां रखना है बच्चों, पढ़ने पे हमको। तो इसलिए जो भी हमको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उन इंस्ट्रक्शंस को आप लोग फॉलो करते चलिएगा। चलिए, एक बच्चा बोल रहा है सर लास्ट स्लाइड प्लीज। बेटा यही तो फर्स्ट है, लास्ट कौन सी दिखाऊं, अभी यहीं से तो स्टार्ट किया है मैंने। यस, तो मेरे हिसाब से बायोलॉजिकल मेथड आपको समझ में आ गई है कि वन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हेन एडेड टू द रेसिमिक मिक्सचर, आप स्टेटमेंट लिखिए फटाफट, व्हेन स्टार्ट करेंगे लिखना, व्हेन ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म
is added to the racemic mixture of a compound, added to the racemic mixture of a compound, it decomposes one of the enantiomer, it decomposes one of the enantiomer leaving behind the other, ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने डेफिनेशन लिख ली। तो ये हो गया बायोलॉजिकल मेथड। अब आता हूं मैं मैकेनिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। अब मैकेनिकल मेथड ऑफ सेपरेशन में क्या होता है, ये हम लोग बेसिकली अप्लाई करते हैं सॉलिड्स के लिए। तो जैसे मान लीजिए हम लोग सॉलिड की बात करें, तो सॉलिड में मान लीजिए मैंने बोला कि मेरे पास में क्वार्ट्ज हैं। अब क्वार्ट्ज जो है इसके अंदर ये बेसिकली सिलिकेट फॉर्म होता है। तो क्वार्ट्ज जनरली आप देखेंगे कि सॉलिड में बहुत लिमिटेड है। क्वार्ट्ज बीइंग ए सॉलिड इज ऑप्टिकली एक्टिव। पता उसके अंदर जो सिलिकेट की चेन होती है ना, उनका अरेंजमेंट एक में स्पाइरल होता है लाइक क्लॉकवाइज, और दूसरे में स्पाइरल अरेंजमेंट होता है लाइक एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए आप मेरे हाथ को देखिएगा, इट अपीयर्स टू बी ए मिरर इमेज, दिस इज द अरेंजमेंट। तो दे आर बेसिकली ए पेयर ऑफ एनेंशियोमर। अब ये एनेंशियोमर हो गया लेकिन सॉलिड में है। होता क्या है बच्चों, ये जो सॉलिड है हमारे पास में, या कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जिनका हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, तो when these enantiomers have some difference in their appearance, उनके अपीयरेंस में थोड़ा सा अंतर होता है। ये उन्हीं में अप्लाई होता है, सब में अप्लाई नहीं होता है। मतलब मैंने क्या बोला कि केमिकल मेथड जो मैंने 3rd नंबर पे लिखी थी वो सबसे ज्यादा यूज होनी है। बाकी यूज होनी है 1 जगह 2 जगह 5 जगह, बहुत सारे कंपाउंड है ना, यूज होती है। तो उस समय क्या करते हैं हम लोग मैकेनिकल मेथड का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो क्वार्ट्ज होते हैं उसके जो इनेंशियोमर पेयर है उनका अपीयरेंस अलग होता है, दिखने में वो थोड़े अलग होते हैं। तो बाय यूजिंग ए मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करके हम उनको अलग करते हैं पिकिंग से, ठीक है। तो ये एक मैकेनिकल मेथड ऑफ सेपरेशन है। हमें ज्यादा उसके बारे में कुछ नहीं करना है, बस इतना सा पता होना चाहिए कि मैकेनिकल मेथड ऑफ सेपरेशन भी होता है। इको हो रहा है, वीडियो इको, भैया पढ़ो जरा क्या लिखा है। देख रहे हैं बेटा जो भी है ना। अरे प्रभु क्या लिख रहे हैं, सभी बच्चे लिख रहे हैं अब तो। हाँ ठीक है बेटा, कर रहे हैं ना, हो गया। अब चलिए, तो समझ में आया क्या। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हैंड पिकिंग से सेपरेट करेंगे, दैट इज नोन एज द मैकेनिकल मेथड। फिर इसके बाद में आती है क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, ये अपन यूज करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली हमारे पास में क्या होता है, जैसे इस प्रकार से हम लोगों ने एक सिलेंडर ले लिया, एंड दिस सिलेंडर इज बेसिकली हैविंग ए आउटलेट। यहां पे एक हमने आउटलेट बना दिया, ठीक है ना। और यहां पर हमने क्या करा, एक सॉलिड एड्सॉर्बेंट यहां पे फिल किया है। सॉलिड हम लोगों ने सब्सटेंस यहां पे फिलअप किया है। अब वो जो सॉलिड सब्सटेंस हम ले रहे हैं बच्चों, दैट सॉलिड मटेरियल शुड बी कायरल, वो कायरल होना चाहिए। यहां पे फिल कर दिया। अब क्या होगा कि जो इनेंशियोमर का मिक्सचर है, उस इनेंशियोमर के मिक्सचर को हम लोग यहां से ऐड करेंगे, और यहां से जो सॉल्वेंट है वो बाहर निकल जाएगा। अब देखिए क्या होगा, कंटिन्यूसली जब सॉल्वेंट हम इसमें फ्लो करते जाएंगे, तो आपको पता है कि जो इनेंशियोमर है वो सॉल्वेंट के साथ में मूव करेंगे डाउनवर्ड, नीचे की तरफ मूव करेंगे। लेकिन
जो एड्सॉर्प्शन है, क्योंकि देखिए इनैंशियोमर्स आर कायरल, और जो सॉलिड मटेरियल हमने इसके अंदर फिल किया है वो भी कायरल है। अब बताइए कायरल का कायरल के तरफ जो एड्सॉर्प्शन है वो डिफरेंट होगा। क्या होता है, इनैंशियोमर अकायरल के साथ में कोई अंतर क्रिएट नहीं करते हैं, मतलब एक नजर से देखते हैं अकायरल को, पर कायरल को देखने का नजरिया बदल जाता है। तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, जो लाइन काम की बता रहा हूं, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ दिस इनैंशियोमर बाय दिस सॉलिड मटेरियल is different. Rate of adsorption of this pair of enantiomer with this solid material is different. ये different है। Because of this, यहां से जब वो एड्सॉर्ब होकर के नीचे जाएगा तो आपने तो यहां पर दोनों को साथ में ऐड किया था, धीरे धीरे वो जाते जाते क्या होगा, यहां पर डिफरेंस आने लग जाएगा, क्योंकि जिसका एड्सॉर्प्शन का रेट कम है उसका मूवमेंट फास्ट होगा। पता चलेगा कि थोड़े समय के बाद में हम एक काम करते हैं, मान लीजिए यहां पर मैंने ये कंपाउंड ले लिया, मैंने ब्लू से मार्क किया है, थोड़ी देर बाद देख रहा हूं कि एक या दूसरा यहां पहुंच गया है, या एक काम करते हैं हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा और अलग तरीके से बात करते हैं तो शायद आपको ये ज्यादा आसानी से समझ में आ जाए, है ना। चलिए देखिएगा, हमने क्या करा बच्चों, एक सब्सटेंस यहां है और दूसरा हमने ले लिया ये है, दोनों अभी एक ही जगह पर प्रेजेंट है। थोड़ी देर बाद हम क्या देख रहे हैं कि एक यहां पहुंच गया है और एक हमारा अभी भी यहां है। फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद हम क्या देख रहे हैं कि एक यहां पहुंच गया है और दूसरा हमारा जो है वो अभी भी यहां पर है। तो बताइए जो हमारा येलो वाला जो मार्क हमने किया है ये इसमें से बाहर जल्दी आ जाएगा, और जो ब्लू हमने मार्क किया है, दोनों यहां साथ में थे, पर क्योंकि दोनों का एड्सॉर्प्शन का रेट अलग अलग है तो जिसका एड्सॉर्प्शन कम है वो ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है और जिसका एड्सॉर्प्शन ज्यादा है वो ज्यादा धीरे धीरे मूव कर रहा है। तो अब बताइए उस कंटेनर में से बाहर पहले कौन आएगा, पहले वो आएगा। अच्छा ब्लू दिख नहीं रहा है, ब्लू इज नॉट विजिबल, ओके लेट्स द चेंज, थोड़ा चेंज कर लेते हैं अपन, ब्लू वाले को यहां से हटा देता हूं मैं। ये तो हमने जनरल ले लिया, अब एक हम लोग दूसरा कलर ले लेते हैं, चलिए रेड ले लेते हैं। अभी दोनों साथ में है, एक डिफरेंस क्रिएट हुआ, एक डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो देखो स्टार्टिंग में दोनों क्या थे बच्चों, स्टार्टिंग में दोनों एक साथ थे, यहां पर दोनों साथ में है। फिर क्या हुआ, येलो वाले का एड्सॉर्प्शन का रेट कम है तो वो ज्यादा मूव कर रहा है, और रेड वाले का एड्सॉर्प्शन ज्यादा है। मतलब सीधी सी बात क्या है, जिसका एड्सॉर्प्शन ज्यादा है ना उसका मूवमेंट स्लो होगा, और जिसका एड्सॉर्प्शन कम है उसका मूवमेंट ज्यादा होगा। तो अब बताओ इस कॉलम में से, इस कंटेनर में से, ट्यूब में से जो बाहर आएगा कंपाउंड, पहले कौन सा होगा, पहले कौन सा कंपाउंड बाहर आएगा? आई थिंक पहले कंपाउंड जो बाहर आएगा वो कौन सा होगा, जो हमने यहां पे लिखा है येलो। तो हो गया ना सेपरेट, यही तो टेक्निक करना थी हमको, भाई येलो वाला पहले बाहर मिल जाएगा और रेड वाला हमको बाद में मिलेगा। तो सेपरेशन हुआ कि नहीं हुआ? क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है? एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या है? एड्सॉर्प्शन का मतलब आप लोगों ने जो क्लासरूम में बोर्ड के ऊपर चौक से लिखते हुए समय देखा होगा या मार्कर से लिखते हुए समय देखा होगा, सरफेस पे चिपक जाना, अंदर नहीं सिर्फ सरफेस पे चिपक जाना, जिसको आसानी से रिमूव कर सके, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एड्सॉर्प्शन। जो वॉल के ऊपर अपन कलर लगाते हैं दैट इज द एड्सॉर्प्शन, ठीक है। चलिए तो मेरे हिसाब से आपको मैंने जो 3 टेक्निक बताई है उसका सिर्फ आपको नॉलेज होना चाहिए, शायद इनका यूज हमको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। अब आते हमारे काम के उस पे, तो हमारा जो मेन तरीका है सेपरेशन का दैट इज केमिकल मेथड। तो बच्चों केमिकल मेथड ऑफ सेपरेशन पे हमको बात करनी है एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसको जरा आप ध्यान से सुनिएगा, पहले 3 पे आपने ध्यान दिया है नहीं दिया है उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, अब इसके बारे में सोचिए, ठीक है। स्लो एंड फास्ट एड्सॉर्प्शन क्या होता है? अरे बेटा
कोई सरफेस पे किसी चीज को आप लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी पकड़ बना लेता है, दैट इज स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्प्शन। कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छे से पकड़ नहीं बना पाते हैं, दैट इज दी स्लो या वीक एड्सॉर्प्शन। तो स्लो और फास्ट का मतलब होता है कि जब आप मटेरियल अप्लाई कर रहे हैं तो वो किस प्रकार से उसको पकड़ता है, सरफेस को किस प्रकार से पकड़ लेता है, ठीक है ना। और कैसे पता चलेगा कि फिनिश हो गया है, येलो वाला फिनिश हो गया है, वो जो कॉलम होता है ना उसका लेंथ सफिशिएंट होता है, तो वो अपने को कलर से ही इंडिकेशन दे देता है। आ रही बात समझ में। और कोई भी एक्सपेरिमेंट एक टाइम में नहीं होता है, इस एक्सपेरिमेंट को सैकड़ों बार करके देखा जाता है और डिसाइड किया जाता है कि कॉलम कितनी लेंथ का लेना है ताकि सेपरेशन हो जाए। तो ये सब और जो जो बाद में मिलते हैं उनको प्रैक्टिकली हम लोग वेरीफाई करते हैं पोलरीमीटर से। तो बहुत सारी प्रोसेसेस है, हम आउटलाइन की बात कर रहे हैं, है ना। तो तुम बिल्कुल लैब में मत पहुंच जाओ। चलिए अब इधर ध्यान दे दो वापिस से, जो काम की बात कर रहे हैं अपन, केमिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। तो इन केस ऑफ केमिकल मेथड ऑफ सेपरेशन सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इनैंशियोमर है, जो हमारा इनैंशियोमर है, उस इनैंशियोमर को अगर मैं डायस्टेरियोमर में कन्वर्ट कर दूं तो क्या डायस्टेरियोमर फिजिकली सेपरेट किए जा सकते हैं क्या? क्या डायस्टेरियोमर को हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए एक लाइन लिखिए, एक लाइन लिखिए, ए पेयर ऑफ enantiomer, a pair of enantiomer, pair of enantiomer when treated with another optically active compound, a pair of enantiomer when treated with another optically active compound, another optically active compound, it convert enantiomer into a diastereomer, it convert enantiomer into a diastereomer, वो enantiomer को diastereomer में convert कर देगा, it convert enantiomer into a diastereomer, which can be separated, which can be separated by physical method, which can be separated by physical method, and a pure enantiomer, and a pure enantiomer is obtained chemically, obtained chemically and physically, chemically and physically। सुनिए और समझिए मैं क्या बता रहा हूं, एक बार इस पे फोकस करिए। मान लीजिए मेरे पास में ए एंड ए डैश, ये इनैंशियोमर है, ए और ए डैश मैंने बोला ये इनैंशियोमर है। अब इनका क्या करा मैंने, अनदर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, उससे ये बन गया AC प्लस A डैश C, दिस इज डायास्टीरियोमर। सेपरेशन फिजिकल मेथड, तो ये हो जाएगा
AC ADC, और फिर इसमें से A प्लस C अलग कर दूंगा, इसमें से A डैश और C अलग कर दूंगा। अब ये जो मैंने अभी आपके सामने लिखा है, ये मैंने एक फ्लो चार्ट लिखा है। अब इस फ्लो चार्ट को मैं कंपाउंड पे अप्लाई करके बताता हूं। ठीक है, चलिए समझिए। अगर मैं आपसे बोलता हूं, आप लोगों ने पिछली क्लास में एक रिएक्शन पढ़ी होगी बच्चों, कौन सी रिएक्शन? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, दे रिएक्ट टू फॉर्म ईस्टर, इसको डैश लगा देता हूं, प्लस वाटर। क्या ये वाली रिएक्शन आपको याद है? ये वाली रिएक्शन आपको याद है? चलिए, अब एक बच्चा पूछ रहा है सर वो डायस्ट्रोमर कैसे बन गए? बेटा मैं वही समझाने के लिए तो ले रहा हूं यहाँ पे यार, थोड़ा मेरे को मौका दे, इसके बाद तेरे को समझ में नहीं आएगा फिर बात करेंगे अपन। ये तो मैंने फ्लो चार्ट बनाया, ये फ्लो चार्ट याद रखने के लिए है, ये अपन यूज कर रहे हैं, यहाँ अपन कंसेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ समझ में आएगा। चलिए, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मेरे पास में एक अल्कोहल है, दिस एंड क्या आप मुझे यह बताएंगे कि अभी जो मैंने बोर्ड पे लिखा है उसका आरएस क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और क्या ये वाकई में आपको पेयर ऑफ इनेंशियोमर दिख रहे हैं क्या? थोड़ा बताइए सॉल्व करके, क्या ये वाकई में पेयर ऑफ इनेंशियोमर है क्या? और अगर है तो इनका हाँ, एक मिनट बच्चों थोड़ा सा वेट करो। बच्चों आप लोगों की कुछ प्रॉब्लम सिस्टम पे आई है कि आज आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है फॉर्म नंबर और आपके नाम से लॉगिन करने के लिए। तो बहुत सारे रिक्वेस्ट यहाँ पर भी मुझे दिख रही है और सिस्टम वाले लोगों के, एडमिन वालों के पास भी आई है। तो आज आप लोगों को ये परमिशन दी जा रही है कि आप जैसा भी आपने आज लॉगिन किया है वो कंटिन्यू कर देंगे, है ना? आज वो रिमूव नहीं कर रहे हैं आपको, लेकिन इट्स ए रिक्वेस्ट कि आप प्लीज कल से अपना फॉर्म नंबर और अपने नाम से ही लॉगिन करें, क्योंकि हम लोग इसमें आपसे कुछ भी वो नहीं कर पाएंगे इंटरेक्शन, सिस्टम वाले लोग इंटरेक्ट करेंगे और उन्होंने जो सिस्टम बनाया है वो आप सभी लोगों के हिसाब से बनाया है ना? तो प्लीज इसको फॉलो करिए अभी, क्योंकि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन नहीं है उसके हिसाब से आज के लिए वो एक्सेप्ट किया जा रहा है। ठीक है, यस। अब हमारा कंसेप्ट पे जाते हैं ना, ये सब बातें हमारी हो गई। तो ये बताइए कि यहां पर आर और एस में से पहला वाला क्या है? शायद प्रायोरिटी आपने दे दी होगी 1 2 3 और हाइड्रोजन, लेकिन हॉरिजॉन्टल पे ध्यान रखना। तो ये एस होना था, पर क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे है तो आर हो जाएगा। चलिए, तो दिस इज आर एंड दिस इज एस, ये वाला आपका जो है वो एस है, यहां लिख देता हूं मैं। ठीक है, और कैसे आया एस 1 2 3? तो कोई बच्चा बोलेगा सर आपने इसमें आइडियल फिशर नहीं बनाया। हाँ, मुझे आइडियल फिशर, भाई आरएस निकालने के लिए मुझे आइडियल नहीं चाहिए। आइडियल कब चाहिए? तब मैं आइडियल बनाऊंगा। अभी तो मुझे ये पूछा था कि दोनों इनेंशियोमर है क्या, तो मैं किसी भी स्ट्रक्चर का आरएस निकाल के इनेंशियोमर बता सकता हूं। इसके लिए मुझे आइडियल पे जाने की आवश्यकता नहीं होती है ना? अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को एक ऑप्टिकली प्योर, ये लाइन पे ध्यान देना, यहां जो मैंने सी लिया था ना,
अनदर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, इट इज नॉट ए मिक्सचर, ये प्योर कंपाउंड है। तो मान लीजिए मैं यहां पे ले लेता हूं एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, दिस इज द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहां पर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है आरएस में से वो क्या है बच्चों? व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कंपाउंड? आप लोग अगर निकाल लेंगे तो आई थिंक ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से प्रायोरिटी 1 इसकी हो गई, 2 इसकी हो गई, 3 इसकी हो गई, 4 इसकी हो गई। तो 1 से 2, 2 से 3। तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है लेकिन हॉरिजॉन्टल पे है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से एस। ओके, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? ऐसा है बच्चों सबके साथ? मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही ना? हाँ बेटा, आप लोग कभी कभी क्या आवाज वगैरह नहीं आती ना, तो अपना जो इंटरनेट सिस्टम वगैरह होता है ना, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि वहां से मिस्टेक हो रही, क्योंकि यहाँ पर भी लोग देखते रहते हैं ना। हाँ, तो बच्चों ये मेरे पास में, अब देखो हमने क्या रिएक्शन लिखी है? हमने रिएक्शन लिखी है कि एसिड और अल्कोहल ये ईस्टर बनाते हैं। मैं यहां पर आपको थोड़ा सा मार्क करके बताता हूं, मार्क ये करके बताता हूं कि अगर मान लीजिए आप एसिड अल्कोहल की रिएक्शन करके जब ईस्टर बनाते हैं तो कहां से क्या निकलता है? तो इसका तो निकल जाएगा OH और इसका निकल जाएगा H। ठीक है क्या? अब जब यहां रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? यहां रिएक्शन करेंगे तो ये H और ये OH। अब बताइए, एक छोटी सी बात पूछूंगा मैं, इस कंपाउंड का जो कायरल एटम है, इस अल्कोहल का जो कायरल एटम है, कायरल कार्बन, क्या उससे जुड़े हुए 4 बॉन्ड में से कोई बॉन्ड टूटा है क्या? अभी जो मैंने डायग्राम बनाया ना, रेड से जो मार्क किया है कि मैं कौन से, क्या अल्कोहल के कार्बन के जो 4 बॉन्ड है कायरल कार्बन के, उससे जुड़ा हुआ कोई बॉन्ड ब्रेक हुआ है क्या? नहीं हुआ है। सभी का आंसर नो आ रहा है। अब यहां एक काम की बात नोट करना अलग से, अगर किसी कायरल एटम का, कायरल एटम के जो 4 बॉन्ड है, अगर उनमें से कोई बॉन्ड नहीं टूटता है, अगर किसी कायरल एटम से जुड़े हुए 4 बॉन्ड में से कोई भी जुड़ा हुआ बॉन्ड नहीं टूटता है, उस कायरल एटम पे कोई चेंज कंसीडर नहीं होगा। ये आगे की रिएक्शन में बहुत बार काम आएगा। स्टेटमेंट यहां लिखना, एप्लीकेशन आगे मैकेनिज्म में दिखेगा आपको। स्टेटमेंट समझ में आ गया क्या? कायरल एटम से जुड़े हुए अगर बॉन्ड में बॉन्ड नहीं टूटते हैं तो उसके अंदर, उस कायरल एटम में नो चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड। अब यार ये एसिड का जो कायरल एटम है, इससे जुड़ा हुआ बॉन्ड जो है उसमें कोई चेंज आया क्या? एसिड की बात कर रहा हूं, अल्कोहल की बात होगी, एसिड की बात कर रहा हूं। जल्दी से बोल के बताओ, लिख के बताओ। यस बोल रहा है बच्चा, गलती कर रहे हो भाई। कायरल एटम आपका कौन सा है? ये, और आपने बॉन्ड कौन सा तोड़ा है? COOH। अच्छा, मेरे को लगता है यही समझने में दिक्कत है। चलो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो COH है ना, इस COH को मैं यहां से हटा रहा हूं, मैं इसको थोड़ा सा और दूसरे ढंग से लिखता हूं। C डबल बॉन्ड O और ये मैंने लिख दिया OH। और अब जो मैंने सर्कल बनाना था वो सर्कल मैंने अब ये बना दिया। अब बताओ, अब बताओ, जो लोग यस लिख रहे थे मेरा उनसे पूछना है, दिस इज द कायरल एटम, इससे जुड़े हुए जो बॉन्ड है उनमें से कोई टूटा क्या? यार एक कोई जो है ना वो एड्सॉर्प्शन पे अटका हुआ है। अरे प्रणव भाई, बाद में मैं तेरे को समझा दूंगा, तू मेरे को कॉल कर लेना, मैं घर आ जाऊंगा। इस पे फोकस कर यार। मतलब जिस समय अपन जिसकी बात कर रहे हैं ना, वेट चौक को बोर्ड पे लिखा तो वो थोड़ी देर के बाद तो विजिबल होती है। बेटा एड्सॉर्प्शन वहां पर भी होता है। एक सरफेस केमिस्ट्री फिजिकल में पूरा चैप्टर है तेरा। वो छोटी सी बात थी कि एड्सॉर्प्शन अलग अलग होता है। तो तेरे घर में देखना, दीवार का कलर अलग होता है, दरवाजे का अलग होता है, लोहे की चीजों को कलर करने का अलग होता है। सब जगह एक जैसे अप्लाई नहीं करते बिकॉज ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, इसलिए एड्सॉर्प्शन को बहुत ज्यादा नहीं खींच सकता।
ठीक है, चलिए, तो ये वाला जो मेरा कंसेप्ट है ये समझ में आया। अब इससे क्या बनेगा हम वो कर लेते हैं। तो चलो इन दोनों से की रिएक्शन से जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड पे आते हैं। क्या कंपाउंड बनेगा, देखो मैं लिखता हूं यहां, ये हमारे पास में, एक मिनट, ये हमारे पास में CH3, यहां पर ET, यहां पर H, यहां पर O, और फिर C डबल बॉन्ड O, यहां पर H, यहां पर D, और यहां पर CH3। चलिए इन दोनों से क्या बनेगा देखते हैं। इससे यहां पर CH3, यहां पर ET, H, O, C डबल बॉन्ड O, ये तो दोनों के लिए कॉमन है यार बच्चों। अब मुझे बताइए इसके दोनों कायरल का दोनों एटम का कन्फ्यूग्रेशन, इसके, तो इसमें जो दोनों है उनका कन्फ्यूग्रेशन क्या होगा, उनका कन्फ्यूग्रेशन होगा, ऊपर वाला क्या था हमारा R, तो ये तो हो गया R, और ये हमारा क्या था, ये हमारा था S, तो ये हो गया S। इस कंपाउंड का कन्फ्यूग्रेशन है RS, इसका बताओ तो, ये हमारा क्या था S, और नीचे वाला कार्बन क्या है S। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है जो नया कंपाउंड बना है। ये इससे भी रिएक्ट कर रहा है, इससे भी रिएक्ट कर रहा है, इससे रिएक्ट कर रहा है तो कंपाउंड जो बना उसका कन्फ्यूग्रेशन है RS, इससे जब रिएक्ट कर रहा है तो उसका कन्फ्यूग्रेशन है SS। और ये दोनों जो है मैं यहां पे लिख सकता हूं, ये दोनों एक दूसरे के डायस्टीरियोमर हैं, दे आर दी डायस्ट्रियोमर ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के डायस्ट्रियोमर हैं। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको मेरी एक छोटी सी बात समझ में आई कि हाउ टू कन्वर्ट ए पेयर ऑफ इनेंशियोमर इनटू डायस्ट्रियोमर। इनेंशियोमर के मिक्सचर को हम लोग डायस्ट्रियोमर के मिक्सचर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यह समझ में आया क्या? हाउ वी कैन कन्वर्ट ए पेयर ऑफ इनेंशियोमर इनटू ए पेयर ऑफ डायस्ट्रियोमर। अगर मैं पूछूं अच्छा बताओ कैसे करेंगे, तो क्या बोलोगे? हम विल टेक ए अनदर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ध्यान रखना ये ऑप्टिकली एक्टिव और प्योर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्योर ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। उसमें मिक्सचर नहीं लेंगे, उसमें मिक्सचर नहीं लेंगे। हाँ सर, ये वाला कंपाउंड कहां से आया? क्यों भैया मैंने इसके पहले 3 टेक्निक क्यों बताई तुमको? वो जो 3 टेक्निक बताई ना, वो इसलिए बताई कि कुछ प्योर कंपाउंड तो वहां से ऑब्टेन कर सकते हैं ना। और जब एक बार, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, ऐसा मैं कोई और कंपाउंड भी ले सकता हूं, इसके लिए ये सुटेबल है। तो वो जो 3 टेक्निक हमने स्टार्ट में जो डिस्कस की ना, वो 3 वो टेक्निक है कि अगर हमको इनिशियली प्योर कहां से मिला होगा, जैसे होता है ना मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, ऐसे ही सर पहला प्योर कहां से मिला होगा। तो पहला प्योर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऑब्टेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये टेक्निक पे जा सकते हैं। कौन सी? जो 3 टेक्निक हमने डिस्कस किए। और फिर इसके बाद केमिकल मेथड तो हमेशा एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, सी डेक्स्ट्रो या लिवो, उसकी बात ही क्यों करूंगा मैं, मुझे तो ऑप्टिकली प्योर चाहिए, डेक्स्ट्रो या लिवो में से कुछ भी हो जाए। कितनी क्वांटिटी में लेना है जो रिएक्शन को पूरी तरह से करवा सके। हो गया। इसके साथ H2O भी आएगा। क्या H2O आएगा, लेकिन वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उसका कोई मतलब नहीं सोल्यूशन में। सर वो मिरर इमेज है ना, मुझे तो नहीं लगता ये मिरर इमेज होगी, क्योंकि एस आर की तो एस मिरर इमेज है, लेकिन आधा हिस्सा एस और एस ये तो आइडेंटिकल है। एक मॉलिक्यूल का आधा हिस्सा मिरर इमेज और आधा आइडेंटिकल हो, तो मुझे नहीं लगता कि मिरर इमेज बोलेंगे अपन। मिरर इमेज तो कंप्लीटली आर एस का एस आर होना था।
चलिए यहां तक की बातें समझ में आ गई होगी। अब हमने क्या बोला फिर से, वी आर हैविंग ए पेयर ऑफ इनेंशियोमर, इनेंशियोमर का पेयर मेरे पास में है। क्या करा हमने इसको अनदर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से ट्रीट किया। सी दिस इज प्योर, उससे हमको पेयर ऑफ डायस्ट्रोमर मिल गया। ये जो पेयर ऑफ डायस्ट्रोमर है इसको फिर हम लोगों ने क्या करा, फिजिकल मेथड से सेपरेट कर लिया। तो ये हम डायस्ट्रोमर तक आ गए अभी। अब बताओ इनको फिजिकल मेथड बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट लगा देंगे, क्यों, दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो अगले पेज पे आ रहा हूं मैं। नाउ उसी पेज से कंटिन्यू कर रहे हैं। बाय फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन, देखिए बच्चों जब हम लोग ये लिखते हैं ना फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन, तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे हम लोग, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन भी एक टेक्निक हो सकती है, इवापोरेशन भी एक टेक्निक हो सकती है, वो हर एक में अलग अलग है, वो डिपेंड करता है आपका कंपाउंड क्या है। अब क्योंकि ये तो लिक्विड में है और इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, तो हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा लेंगे। आफ्टर फ्रैक्शनल हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा एक तरफ तो हमको मिलेगा CH3 ETHO COHD CH3, ये एक कंटेनर में। दूसरे कंटेनर में फिर से देखिए, वापस से मैं आ रहा हूं, यहां पर फोकस करिएगा। आपने एक बीकर लिया, आपके पास ये है, उस बीकर में आपने ये डाला, उसी बीकर में आपको ये मिला, सेम कंटेनर। फिर क्या करा हमने, फिर हमने फिजिकल मेथड अप्लाई की और उसको बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दो अलग अलग कंटेनर में आ गए। ये अलग कंटेनर है, ये अलग कंटेनर है, तो डायस्ट्रोमर्स आर सेपरेटेड, नाउ दे आर इन डिफरेंट कंटेनर। फिर क्या करोगे, अब आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मैं ईस्टर की हाइड्रोलिसिस कर दूं, ईस्टर की हाइड्रोलिसिस ये उसका तरीका है जिसको केमिकली आगे पढ़ाया जाएगा आपको, तो ये आपको क्या मिल जाता है, ये आपको दोनों एसिड और अल्कोहल जिससे मिलकर के ईस्टर बना था वो दोनों आपको फिर से अलग करके दे देगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने इस ईस्टर को तोड़ दिया, इसको भी मैं क्या कर रहा हूं, H3O+ हाइड्रोलिसिस। हमने पिछला जो पेज उस पर हमने लिखा भी, अगर ध्यान दिया हो तो आपने क्या लिखा है, देखो एसिड अल्कोहल ईस्टर वाटर बनाता है, रिवर्सिबल, मतलब ये इसमें जाएगा और इसकी हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी की मदद से उसको ब्रेक करना, तो H3O+ डालेंगे, एसिडिफाइड वाटर बोलते हैं H3O+, वो इसको तोड़ करके क्या बना देगा, एसिड और अल्कोहल बना देगा। तो यहां पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये आपका कंपाउंड अलग हो गया। तो अब आपके पास में थोड़ा सा इसको हम लोग नाम दे देंगे तो वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, समझिएगा क्या बोल रहा हूं मैं। एक बीकर में क्या था, ये था, क्या नाम था इसका, RS वाला कंपाउंड। दूसरे बीकर में क्या था, SS वाला कंपाउंड। RS वाले कंपाउंड को जैसे ही आपने H3O+ से ट्रीट किया, उसी बीकर में आपको एक अल्कोहल और एक एसिड मिल गया, उसी बीकर में आपको एक अल्कोहल और एक एसिड मिल गया। जैसे ही SS वाले की बात करेंगे, उसी बीकर में एक अल्कोहल और एसिड मिल गया। अब अल्कोहल और एसिड, आपको पता है कि व्हेन वी हैव टू डिफरेंट कंपाउंड, मैंने डिस्टिलेट वाला कंसेप्ट आपको पढ़ाया था, अगर दो कंपाउंड ही अलग है उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आसानी से कर सकते हैं। अब बताओ, जब मैं इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ये अल्कोहल और ये एसिड,
इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या मिलेगा, ये अल्कोहल और ये एसिड, एसिड तो दोनों सेम है, एक कंटेनर मिला देंगे, लेकिन ये अलग मिल गया मुझे, कौन सा फॉर्म है ये, एस वाला, और ये मिल गया मुझे, ये कौन सा है, आर वाला। तो एक बीकर में हमने जो लिया था मिक्सचर, अब हमारे पास में दो अलग अलग बीकर में, एक में आर और एक में एस। तो दैट इज द रिजोल्यूशन बाय केमिकल मेथड। इस मेथड का कोई डिसएडवांटेज नहीं है, ये इसीलिए सबसे ज्यादा अप्लाई होती है, लेकिन ये सोल्यूशन के हिसाब से है और यही मेथड हम लोग यूज भी करते हैं। आ रही बात समझ में? पर अगर मेरे पास में एक भी, मान लो थोड़ी देर के लिए आई डोंट हैव, मेरी लैब में कोई प्योर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ही नहीं है, तो फिर इसको मैं यूज नहीं कर सकता। मुझे पहली बार ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड या तो कहीं से लाना पड़ेगा या मुझे बाकी तीन मेथड से ऑब्टेन करना पड़ेगा। बस यही इसका ड्रॉबैक है, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में वो चीज एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, वो सब मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन कैसे आएंगे। पहले आपको ये तो समझ में आया केमिकल मेथड सेपरेशन होती क्या है। तो केमिकल मेथड ऑफ सेपरेशन आपको समझ में आया क्या बच्चों? क्या बताया मैंने? When we are having the mixture of enantiomer, first they are treated with another optically active compound, a diastereomer is prepared. फिर डायस्ट्रियोमर जो है उसको हम लोग पहले सेपरेट करेंगे, ध्यान रखना, पहले सेपरेट करेंगे, फिर उस डायस्ट्रियोमर को केमिकली फिर से तोड़ेंगे, पहले सेपरेट करेंगे, फिर केमिकली तोड़ेंगे, और फिर इसके बाद में वापिस डिस्टिलेशन से उन दो कंपाउंड को अलग कर देंगे। तो आपके पास में प्योर एंड प्योर RS मिल गए। दिस इज हाउ वी कैन सेपरेट ए पेयर ऑफ enantiomer। ओके, हाइड्रोलिसिस क्यों किया? उसको तोड़ने के लिए किया। अभी मैंने लाइन बोली थी उसको पहले तोड़ेंगे, तो तोड़ने का मतलब है यहां पे हाइड्रोलिसिस। ये केमिकल रिएक्शन होती है और बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना, वो अलग अलग कंपाउंड की अलग अलग है, तो वो अभी तुमको समझ में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि अभी केमिकल रिएक्शन हम जानते नहीं है। जितना जानते हैं एक एग्जांपल लेकर के हमने बता दिया, ऐसे कई एग्जांपल बनेंगे जब आप केमिकल रिएक्शन पढ़ने समझने लग जाएंगे, तब तक हमको इसको यूज भी नहीं करना है। अब आते हैं इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। बेटा हाइड्रोलिसिस और ये हिस्टरिफिकेशन जो है ना, ये 10th में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसलिए वो यूज किया मैंने। यस, अब देखिए क्वेश्चन क्या होता है बताता हूं। विच ऑफ द गिवन कंपाउंड can be used for separation of enantiomer from racemic mixture। अब कंपाउंड लिख रहा हूं मैं यहां पे, अब आप लोगों के पास में ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में से मुझे बताइए कि अगर मान लो मैं इनमें से किसी को यूज करना चाहता हूं, मेरे पास एक enantiomer का मिक्सचर होगा और उसमें से मेरी इच्छा है कि मुझे उस मिक्सचर को सेपरेट करना है, तो इनमें से मैं किसको यूज कर सकता हूं?
गुड। ठीक है, आंसर देते रहो देते रहो। ओके, ठीक है, चलिए अब आते हैं जो आप लोग नहीं पकड़ पा रहे उस पॉइंट को, इसलिए मैंने आपको जो फ्लो चार्ट बना के दिया था ना, इसलिए दिया था। अब इधर आ जाओ, प्रोसेस क्या है? A and A dash are the enantiomers. The mixture is given to you. ये आपको दिया हुआ है, उसमें आपने क्या डाला? C. C क्या है? C is another optically active compound. इनैंशियोमर को जब हम एक और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से ट्रीट करेंगे तब जाकर के वो क्या बनेगा? डायस्ट्रियोमर। अब बताओ इनमें से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन सा है? विच इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड? आई थिंक दिस इज द कायरल कार्बन। इसके अंदर कोई कायरल कार्बन नहीं है, तो यहां लिख देता हूं मैं, दिस इज कायरल। दिस इज अकायरल। इसमें कोई कायरल कंपाउंड दिख रहा है क्या? इथाइल है, 2 मिथाइल है यहां पे, तो ये भी अकायरल। इसमें दिस इज कायरल एटम, सो दिस इज ऑल्सो कायरल। इसके अंदर कोई कायरल एटम नहीं है, दिस इज अकायरल। इसमें आपको पता है ये दोनों आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल होने से पीओएस आ जाएगा, दिस इज अगेन अकायरल। अब मुझे बताओ जो मेरा फ्लो चार्ट है वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि यहां जो मुझे सी लेना है मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो मेरे पास ऑप्टिकली एक्टिव कौन हुआ? मेरे पास ऑप्टिकली एक्टिव फर्स्ट हुआ और फोर्थ हुआ, तो आंसर क्या आना चाहिए था? फर्स्ट एंड फोर्थ। तीसरा कायरल है अरे बेटा तीसरा कायरल कहां है? ये मिथाइल है, मिथाइल है, 2 आइडेंटिकल आ जाते तो कायरल कहां होता है? और एक बोल रहा 5वां कायरल है। बेटा 5 तो कायरल नहीं है यार अनुज, फिनॉल है, तो फिनॉल में एक भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन ही नहीं है, और प्लेनर होता है फिनॉल। सम एटम वे रेखा प्लीज कम वे रेखा। अरे बाप रे आदित्य क्या बोलना चाह रहा तू ये? सर इसमें इनेंशियमर हुआ तो, अरे भाई जब क्वेश्चन उन्होंने दिया है कि कौन सा यूज करेंगे, मतलब वो लॉजिकली प्योर की बात हो रही है, वो लॉजिकली प्योर बोल रहे हैं, मतलब ये अपने को इसके लिए वो नहीं दिमाग लगाना है कि सर मेरे को उन्होंने मिक्सचर दे दिया तो मैं क्या करूंगा, नहीं देंगे। वो ये पूछ रहे हैं कि इसका प्योर फॉर्म ही लिया जाएगा। तीसरा वाला प्लीज यार बेटा, कायरल का क्या कंसेप्ट होता है? कायरल के लिए इस कार्बन से जुड़े हुए चारों डिफरेंट होना चाहिए। तेरे को 4 डिफरेंट दिख रहे हैं क्या यहाँ? जो मेरे से पूछ रहा है बार बार सर तीसरा वाला प्लीज, आदित्य तेरे को यहाँ चारों डिफरेंट दिख रहे हैं क्या? एक OH है, 2 मिथाइल अलग होते हैं क्या? जवाब दे जल्दी। फिर जब मैं बार बार बोल रहा हूं कि 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल है, यहां पर कुछ भी नहीं लिखा, मतलब CH3 होता है, तो अकायरल है वो। यस, नाउ आई थिंक रिजोल्यूशन इज ओके, अभी समझ में आ गया होगा। चलिए मैं फिर से एक बार वापस से ब्रीफ कर रहा हूं, जल्दी से ध्यान देना। क्या था मेरे पास में? जल्दी से ध्यान देना। एक रेसिमी मिक्सचर था, रेसिमी मिक्सचर को हम सेपरेट नहीं कर सकते, हमने उसको तीसरे कंपाउंड से ट्रीट किया जो कि उसको डायस्ट्रोमर में कन्वर्ट कर रहा है।
जो डायस्ट्रियोमर यहाँ पे हमको मिला है वो सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन अभी डायस्ट्रियोमर एक ही कंटेनर में है। उस कंटेनर को फिर हम लोगों ने क्या करा, फिजिकल मेथड से ट्रीट किया ताकि हमको दो अलग कंटेनर में डायस्ट्रियोमर आ जाए। फिर डायस्ट्रियोमर से ओरिजिनल कंपाउंड वापस से केमिकली रीऑब्टेन किया। जब तक आप केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आपसे कोई केमिकल रिएक्शन यूज नहीं करवाएगा। सिर्फ आपसे यह पूछा जाएगा जो मैंने अभी आपसे पूछा। क्या पूछा मैंने आपसे? इनमें से कौन मैं यूज कर सकता हूं, कैसे यूज कर सकता हूं, अभी नहीं पूछा जाएगा तुमसे, जब तक कि तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर नहीं होता है। लेकिन जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर हो जाएगा तब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। COH या OH भी तो होना चाहिए ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कंपाउंड जो है ना केमिकली रिएक्ट करते हैं। वो एग्जांपल लिया था मैंने एक, वही एसिड और अल्कोहल जरूरी नहीं, बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो केमिकली रिएक्ट करते हैं। चलिए अब आता हूं मैं आगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये हमारा इनेंशियोमर की जो बात थी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। किस प्रकार से रिजोल्यूशन की सेपरेट किस प्रकार से करेंगे। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो हमारा नेक्स्ट वो है एक छोटा सा टॉपिक है एपीमर। इसकी हम लोग अब यहां पर बात करेंगे। एपीमर, एपीमर में एक छोटा सा पॉइंट है बस, आई थिंक बोलते ही आप लोगों को शायद वो समझ में आ जाएगा। क्या है सुनिए। इफ यू आर हैविंग टू पेयर ऑफ डायस्ट्रियोमर, क्या बोला मैंने? टू पेयर ऑफ डायस्ट्रियोमर which differ in their configuration at single chiral atom, which differ in their configuration at single chiral atom, then such pair, उस टाइप का जो पेयर होता है डायस्ट्रियोमर का, उसको बोलते हैं एपीमर। फिर से बहुत सिंपल भाषा में बात कर रहा हूं, है ना, मेरे को इंग्लिश में कोई ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है। क्या है समझिए। मैंने आप लोगों को ग्लूकोज पढ़ाया था और मैंने बोला था कि ग्लूकोज का हम लोग स्ट्रक्चर, उसका तरीका भी मैंने बताया था कि ग्लूकोज का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग तो 4 कायरल एटम है। डाउन से हम लिखना चालू करेंगे, राइट में OH OH 2, फिर लेफ्ट में OH, फिर राइट में OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। जब हम DL की बात कर रहे थे, और क्योंकि OH राइट साइड में तो मैं इसको लिख भी देता हूं कैपिटल D एंड ग्लूकोज। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को प्रॉब्लम होगी, कुछ नहीं करा है मैंने, सिर्फ स्ट्रक्चर लिखा है अभी। ठीक है, इसके बाद में फिर एक आधी कंपाउंड और लेते हैं हम इसी में से। इसके बहुत सारे आइसोमर्स होते हैं, तो एक हमने बात की मेनोज की। मेनोज में क्या है, अगेन इसमें जो OH होता है वो ऐसा होता है। भैया ये फिक्स है ना, आप ये मत दिमाग लगा से कुछ भी लिख दे हम, ये फिक्स होते हैं, फिक्स के नाम उसी हिसाब से बने हैं। इसमें भी OH जो कायरल कार्बन है लास्ट वाला, राइट में OH है तो इसको लिखूंगा मैं डी मेनोज। फिर इसके बाद में मेरे पास में एक और कंपाउंड है, कंपाउंड तो और भी है लेकिन जो हम कंसीडर कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें पहला OH यहां लिखा मैंने, दूसरा यहां लिखा, तीसरा मैंने यहां लिखा और चौथा यहां लिखा। ये जो कंपाउंड है इसमें भी अगर आप लास्ट कायरल देखेंगे तो OH आपका राइट में है, तो ये भी D, लेकिन इस कंपाउंड का नाम है डी गैलेक्टोज। सर ये कैसे आएंगे, ये याद करने पड़ते हैं, ये याद करने पड़ते हैं। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूंगा कि आप डी ग्लूकोज और डी मेनोज
डी ग्लूकोज और डी मेनोज, इन दोनों में कंपेयर करके बताइए कि आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है। इसका नाम क्या है? जहर खा सकते हैं क्या? ये हमारे पास में जो दो स्ट्रक्चर हमने लिए हैं, डी ग्लूकोज और डी मेनोज, तो आप बताएंगे क्या इन दोनों में कहां पर आपको डिफरेंस दिख रहा है? नंबरिंग आप हमेशा कहां से करेंगे? ऊपर से करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहां पर CHO CHO स्टीरियो आइसोमर होना चाहिए, ध्यान रखना। ये यहां जो कार्बन है हमारा, इस कार्बन का अरेंजमेंट OH राइट में है और इस कार्बन का अरेंजमेंट OH लेफ्ट में है, बाकी सब आइडेंटिकल है। हमने क्या बोला था डेफिनेशन में? ए पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, फिर से सुनना, नोट भी कर लेना। ऐसे स्टीरियो आइसोमर, देखो ना तो ये मिरर इमेज है, अगर ये मिरर इमेज होती तो क्या बोलते हैं इसको हम? इनेंशियोमर। हम क्या बोल रहे हैं? डायस्टीरियोमर, मतलब ये मिरर इमेज नहीं होना चाहिए। तो ना तो ये मिरर इमेज है और ना ये आइडेंटिकल है। अगर कोई स्टीरियो आइसोमर जो मिरर इमेज भी ना हो और आइडेंटिकल भी ना हो तो डायस्ट्रीमर होते हैं, ये हम लोग पहले से डिक्लेयर कर चुके हैं। तो दीज आर दी पेयर ऑफ डायस्ट्रीमर एंड इफ दे डिफर इन देयर कॉन्फ़िगरेशन एट एनी सिंगल कार्बन, मेरी लाइन पे ध्यान देना, दे डिफर इन देयर कॉन्फ़िगरेशन एट एनी सिंगल कार्बन, किसी एक सिंगल कार्बन पर उनका अरेंजमेंट अलग होना चाहिए, बाकी आइडेंटिकल होना चाहिए। इज इट ओके? इज इट ओके? ये मैं जो बोल रहा हूं बात समझ में आ रही क्या? पहले दो एग्जाम्पल में क्या देखा है हमने? हमने ये देखा है कि ये दोनों ना तो मिरर इमेज है ना आइडेंटिकल है, मतलब दे आर डायस्ट्रीमर। और इनका पूरा अरेंजमेंट देखोगे तो एक कार्बन, कौन सा वाला, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, एक कार्बन पे अरेंजमेंट अलग है, सो दे आर नोन एज द पेयर ऑफ एपीमर, उनको हम लोग एपीमर बोलेंगे। फिर से बोल रहा हूं डेफिनेशन एक बार और अच्छे से नोट कर लो। ए पेयर ऑफ डायस्ट्रियोमर, a pair of diastereomer which differ in their configuration, a pair of diastereomer which differ in their configuration at any single chiral atom, at any single chiral atom, then it is known as एपीमर, तो उसको हम लोग एपीमर बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं? इन दोनों को हम लोग बोलते हैं, नंबरिंग करते चलो, 1 2 1 2, सेकंड कार्बन अलग है, इसको बोलते हैं हम लोग C2 एपीमर। तो बच्चों मेरा क्वेश्चन है ग्लूकोज और मैनोज क्या है? तो ग्लूकोज और मैनोज डायस्ट्रीमर तो है, लेकिन वो C2 एपीमर है। ग्लूकोज और मैनोज जो है वो C2 एपीमर है, बिकॉज उनका एक कायरल एटम का कॉन्फ़िगरेशन अलग है। चलिए फिर आते हैं हम लोग ग्लूकोज और गैलेक्टोज को कंपेयर करते हैं। जल्दी से बताओ, ग्लूकोज और गैलेक्टोज को कंपेयर करके बताओ, इसमें आपको कहीं पर अंतर दिख रहा है क्या? और कौन से कार्बन पे दिख रहा है? नंबरिंग कर सकते हैं आप। गुड, नंबरिंग में कुछ लोग गलत कर रहे हैं। चलिए, अब एक बच्चा मेरे को लिख रहा है, सर ये समझ में ही नहीं आया। अब बताओ इसमें नहीं समझने वाली कौन सी बात थी?
सिर्फ मैंने इतना बोला था कि कंपेयर दिस स्ट्रक्चर, या तो ये आइडेंटिकल इनैंशियोमर होगा, मतलब उसको इनैंशियोमर आइडेंटिकल देखना नहीं आता है। अगर वो आता है तो लाइन क्या बोली थी कि कहीं एक ही कार्बन तो नहीं है इन दोनों में जो अलग हो, बाकी सब आइडेंटिकल हो गया एपीमर। इससे ज्यादा समझने का कुछ है ही नहीं। मतलब आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, उसका कारण मुझे समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्या है उसके अंदर। एक छोटा सा स्टेटमेंट है। अब C2 कैसे आया? अब ये सेकंड कार्बन है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, C2 आया। यहां पर देखो, यहां पर कौन सा कार्बन? पहला कार्बन CHO आइडेंटिकल। दूसरा कार्बन H, इसमें OH राइट है, इसमें भी राइट है। तीसरा कार्बन OH लेफ्ट में, OH लेफ्ट में। चौथा कार्बन इसमें राइट में, इसमें लेफ्ट में। ये लो, ये आपका कार्बन कौन सा है? ये आपका कार्बन है फोर्थ। अब सर फोर्थ कैसे आया? 1 2 3 4, फोर्थ कैसे आया? ऐसे आया नंबरिंग करके, IUPAC की नंबरिंग है। तो कौन सा कार्बन है जो अलग है? चौथा कार्बन अलग है। तो क्या हुआ? ये C4 एपीमर। भाई कोई चीज समझ में नहीं आने का भी एक रीजन होता है। चलिए, अब इसके बाद में चलो डी मैनोज और डी गैलेक्टोज के बारे में बताओ। चलो, ये दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों में ऐसे कोई कार्बन है क्या जो, पहले तो ये देखो दोनों आइडेंटिकल तो नहीं है, सबसे पहले ये चेक करना। आई थिंक आइडेंटिकल तो नहीं है यार, पहला कार्बन ही अलग दिख रहा है मेरे को तो। फिर इसमें कितने कार्बन हैं जिनमें कॉन्फ़िगरेशन अलग है? ठीक है बेटा, मैं समझ सकता हूं नेट की प्रॉब्लम है, मैं बिल्कुल मान रहा हूं मैं बात, लेकिन मैंने कम से कम 4 बार स्टेटमेंट बोल दिया है। वीडियो नहीं दिख रहा है। कितने कार्बन है यहाँ पे? तो आई थिंक 1 2, 2 वाला भी अलग है, 3 वाला सेम है। अरे यार 4 वाला भी तो अलग ही है यार, लेफ्ट राइट। कितने हो गए? 2। अगर 2 अलग हो तो एपीमर बोलते हैं क्या? जल्दी बताओ, 2 अलग है तो एपीमर बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते। गुड। एपीमर के लिए एक ही अलग होना चाहिए, एक ही कायरल अलग होना चाहिए। फिर बोल रहा हूं, एक ही अलग होना चाहिए, 2 नहीं, 3 नहीं। ये दोनों आइडेंटिकल भी नहीं है, ये दोनों मिरर इमेज भी नहीं है, और ये दोनों एपीमर भी नहीं है। फिर क्या है? हाँ भैया, ये दोनों डायस्ट्रियोमर है। क्या है? सिर्फ डायस्ट्रियोमर। सर ये डायस्ट्रियोमर नहीं क्या है ना? हमने लाइन में क्या लिखा? 2 डायस्ट्रियोमर, पेयर ऑफ डायस्ट्रियोमर। तो ये भी डायस्ट्रियोमर है, ये भी डायस्ट्रियोमर है, लेकिन ये दोनों सिर्फ डायस्ट्रियोमर है, दे आर नॉट एपीमर। ये एपीमर भी है, ये एपीमर भी है। तो एपीमर में क्या करना है? बात समझ में आ गई क्या? फिर से मैं एक बार और बोलूंगा, एपीमर फिशर स्ट्रक्चर में दिखता है। हाँ बेटा, देख तो अपन कहीं भी सकते हैं, लेकिन जनरली हम फिशर में देखते हैं, कंपैरिजन करने के लिए फिशर को यूज करते हैं। ठीक है, अब सुन लो एक बार फिर से, छोटी सी बात। 2 कंपाउंड को कंपेयर करो, आइडेंटिकल नहीं, मिरर इमेज मतलब इनेंशियोमर नहीं, स्टीरियोआइसोमर डायस्ट्रियोमर। ठीक, फिर इसके सब एटम, इसके सब एटम, एक अलग, कौन सा? कोई सा भी एक अलग, बाकी आइडेंटिकल, देन इट इज एपीमर। और जिस कार्बन पे वो अलग है उसका नाम लिख दो, वो एपीमर। सर Cu क्यों लिखा है? अरे Cu नहीं, C4 लिखा है, वो C4 लिखा है। चलिए, हो गया मेरा। अब मैं आगे बढ़ता हूं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है मेरा
नेक्स्ट पॉइंट इज एनोमर। एनोमर, अब एनोमर में क्या चीज है समझिएगा बच्चों। ये जो हमारे पास में ग्लूकोज है, मैं आपको सबसे पहले एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आपको एनोमर समझ में नहीं आए तो लोड मत लेना। ये एनोमर बायोमोलिक्यूल में यूज होता है, कोशिश पूरी है, पर कभी अगर नहीं आए तो लोड मत लेना। एपीमर आना चाहिए भाई, एपीमर इज वेरी सिंपल, क्योंकि उसमें दूसरा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। एनोमर में अगर आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि ये रिएक्शन से थोड़ा सा रिलेटेड है, तो जब रिएक्शन पढ़ेंगे ना तो ज्यादा बेटर समझ में आता है, इसलिए लोड मत लेना। अब सुनो और समझो, क्या ये OH, जैसे ही मैं इसको गोला लगाऊंगा ना तुम बोलोगे यही क्यों, दूसरा क्यों नहीं, इसलिए मैंने बोला था अभी इतना लोड मत लेना, इसको समझने में अभी टाइम है थोड़ा, है ना। सिर्फ सुनो, क्या मैं समझा रहा हूं उतना सुनो बस। ये OH जब इस CHO पे अटैक करता है, ये OH जब ये CHO पे अटैक करता है, तो यहां पर कार्बन और O का एक बॉन्ड बन जाता है और एक रिंग बन जाती है। कितने मेंबर रिंग बन जाएगी? 1 2 3 4 5, और बीच में एक O आ जाएगा। क्या ये वाली बात आपको मेरी समझ में आई है? मैंने क्या बोला यहां पर? अगर मान लो ये OH इस पे अटैक करे, वो कैसे अटैक करेगा, क्यों अटैक करेगा, ये सब बातें आपको अभी समझ में नहीं आएगी, है ना। वरुण बेटा क्लास पे ध्यान दे दे। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो कार्बन की संख्या 5 और एक O, ऐसे 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। और जब वो 6 मेंबर रिंग बनेगी ना बच्चों, तो वहां पर क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा रिंग फॉर्मेट में बता रहा, इसलिए मैंने बोला ना आगे अपन इसकी बातें करेंगे, अभी अपने को सिर्फ क्या सीखना है वो देखो। अब एक छोटा सा पॉइंट है, नंबरिंग करते हैं अपन, चलो ये 1 2 3 4 5 6 वाला आपकी रिंग से बाहर है। यहां पे जब नंबरिंग करते हैं ना तो ये 1 होता है, ये, और ये होता है 6, और 6 वाले पे CH2OH मैंने ऐसा लिख दिया। अब ये जो बाकी कार्बन है ना उनका अरेंजमेंट देखते हैं, तो इधर ध्यान देना, ये सेकंड कार्बन का अरेंजमेंट लिख रहा हूं मैं यहां पर HOH, ये थर्ड कार्बन का अरेंजमेंट लिख रहा हूं मैं यहां पर OHH, फोर्थ का लिख रहा हूं यहां पर OHH, यहां पर भी HOH OHH OHH। फिफ्थ कार्बन कौन सा? ये फिफ्थ पे CH2OH है ना, सिक्स्थ नहीं, सॉरी, एक छोटी सी मिस्टेक मैंने कर दी है, एक्चुअल में ये फिफ्थ वाला हो गया नंबर में, ये वाला है ना, सिक्स्थ है, लेकिन सिक्स्थ कौन सा है? सिक्स्थ ये वाला, ये सिक्स्थ है, और ये इधर ये सिक्स्थ है, और ये फिफ्थ है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ये जो मेरा CHO है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। CHO का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। सोचो जब ये sp2 वाला रिएक्ट करेगा तो ये हो जाएगा sp3। अब जब ये sp3 हो जाएगा, मतलब यहां पर मेरे को एक H लगाना है, एक OH लगाना है, तो वो H और OH जब यहां लगाऊंगा ना मैं, तो ये कायरल बन जाएगा। अभी कायरल नहीं था, यहां पर sp2 के कारण ये अकायरल है CHO, लेकिन यहां ये कायरल बन जाएगा। और सोचो अगर कोई एटम sp2 से sp3 में जाता है, अकायरल से कायरल में जाता है, तो पता है क्या होगा? उसके अक्रॉस दो कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे। दो कैसे?
OH H। एक काम करता हूं मैं इसको यहां से कलर से बना देता हूं, HOH और दूसरा HOH। ये जो कार्बन है ना वन वाला, ये वाला कार्बन है बच्चों। अब आप देखो इन दोनों को भी अगर आप देखोगे ना तो ये भी ना तो मिरर इमेज है ना आइडेंटिकल है, समझना। 2 से लेकर के 6 तक पूरा सेम है, लेकिन 1 अलग है। अब आप बोलोगे अरे सर 1 अलग है तो एपीमर हुआ। हाँ, लेकिन अगर वो 1 जो एपीमर है अगर वो CHO वाले कार्बन पे आए, CHO वाले पे, कार्बोनाइल कार्बन पे, उसको एनोमर बोलते हैं। तो एपीमर एट कार्बोनाइल कार्बन, एपीमर एट कार्बोनाइल कार्बन इज एनोमर। कैसे बना, क्यों बना, ये केमिकल रिएक्शन पढ़ने के बाद समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। सर फिर क्यों बताया यहाँ पे? क्योंकि जब आप एनोमर और एपीमर सुनते हैं तो एपीमर तो समझ में आ जाता है, एनोमर पता नहीं चलता है। तो वो एनोमर कुछ भी नहीं है, वो रिएक्शन स्पेसिफिक होता है, और एपीमर इंडिपेंडेंट है। तो जब रिएक्शन करवाएंगे तो CHO वाला जो कार्बोनाइल कार्बन है वो कन्वर्ट होगा sp3 में, और जब sp3 में कन्वर्ट होगा तो उसमें 2 कन्फ्यूग्रेशन मिलेंगे। उस कन्फ्यूग्रेशन के बेसिस पे अगर वो अलग है, दैट इज कार्बोनाइल कार्बन, बीच में कहीं पे नहीं, कार्बोनाइल कार्बन, उसको हम लोग बोलते हैं एनोमर। तो लिखेंगे एनोमर्स आर a pair of epimer at carbonyl carbon. Enomers are a pair of epimer at carbonyl carbon. ठीक है बच्चों, बोर्ड एग्जाम में आएगा क्या? मुश्किल है बेटा, बोर्ड में तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपके एनसीईआरटी में है चीज दी हुई है। बेटा जब मैं स्टीरियो आइसोमर बोल रहा हूं ना तो ग्रुप तो अलग हो ही नहीं सकता। स्टीरियो आइसोमर में अपन क्या बोलते हैं जब स्ट्रक्चरल नहीं होता है? तो ध्यान रखना, ये जो अपन स्टीरियो आइसोमर में जो चीजें पढ़ रहे हैं वो आरएस के रेस्पेक्ट में बात होगी बेटा, है ना। चलिए लास्ट टॉपिक, हाँ मतलब ये अब अगले उसमें आपको साइक्लोहेक्सेन वाला पढ़ाऊंगा मैं, कंफर्मेशन का जो साइक्लोहेक्सेन जो 11th में छोड़ देते हैं। बाकी स्टीरियो वाली जो बात है उसमें एक छोटी सी बात है जो नेक्स्ट अपन क्लास में करेंगे, 2-3 मिनट में खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, समझ में आया क्या? एनोमर इज ए एपीमर एट कार्बोनाइल कार्बन। ठीक, अब एक छोटी सी बात और सुनो, जल्दी से सुन लो। मैं इसको एनोमर भी बोल सकता हूं, एपीमर भी बोल सकता हूं ना बच्चों? पर ध्यान रखना, इसके पहले वाला जो मेरा ये था, कौन सा, ये जो था या ये जो था, इनको मैं एनोमर नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि CHO पे थोड़ी था, वो तो अलग कार्बन है। यहां पर भी CHO थोड़ी ना, वो तो 4th कार्बन है। तो क्या बोलूंगा मैं? ऑल एनोमर्स आर एपीमर बट ऑल एपीमर्स आर नॉट एनोमर। जल्दी से पॉइंट लिखो, ऑल एनोमर्स आर एपीमर, ऑल एनोमर्स आर एपीमर, all enomers are epimer but all epimers are not enomer। ऐसा ही एपीमर और एनोमर डायस्ट्रोमर है, पर हर डायस्ट्रोमर एनोमर एपीमर नहीं होता है। एक बच्चे ने लिखा है, गुड है ना, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा चैप्टर बस एक 5 से 10 मिनट का एक आखिरी बचा है, मतलब ये स्टीरियो वाला खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारा साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मर अभी बचा है, जो हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, तो उसमें भी हमको 1 से 1.5 लेक्चर लगेगा बच्चों। अब मैं आपको जल्दी से इसका वो बता देता हूं स्क्रीनशॉट, आपको अगर लेना हो तो प्लीज जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फर्स्ट, हाँ संडे को जीओसी की क्लास होगी बच्चों। पहली स्लाइड, चलिए अगली स्लाइड। उसकी अगली स्लाइड। उसकी अगली स्लाइड। रिजल्ट बहुत अच्छा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसकी अगली स्लाइड। उसकी अगली स्लाइड। गॉच इफेक्ट पे बात कर लेंगे बेटा बीच में अपन। उसकी अगली स्लाइड। डाउट आप पूछ सकते हैं, डाउट की अलग से क्लास आपके जो ग्रुप में टीचर जुड़े हुए हैं ई सोल्यूशन वाले पे, उसी पे आप भेजेंगे, वहीं से आपको डाउट्स के सोल्यूशन मिल जाएंगे। चलिए ठीक है। एपीमर में क्या बोला था मैंने? एपीमर में मैंने ये बोला था कि ऐसा पेयर ऑफ डायस्ट्रोमर जिसमें एक सिंगल कायरल एटम कोई सा भी हो वो, उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग है, बाकी सब आइडेंटिकल है। ये एपीमर की डेफिनेशन थी, आप अपने हिसाब से इसको नोट कर लें, इसकी हमको जरूरत है, दैट्स ऑल। ठीक है, ये पहली फिर से बता रहा हूं। सेकंड हो गई है, थर्ड हो गई। चलिए ओके कर दो। आप लोग जो है प्रॉपर अपने फॉर्म के साथ करिए, फॉर्म नंबर के साथ, अगले लेक्चर में भी।